हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास जीएस विद संदीप सर में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग गंगा नदी तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग गंगा और उसकी सहायक नदियों को देख रहे थे, जिसमें हम लोग लगभग घाघरा नदी तक देख चुके थे। तो आइए एक बार फिर से मैं तेजी से रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे कि संतोपथ ग्लेशियर, उत्तराखंड में एक संतोपथ ग्लेशियर है, ये बद्रीनाथ के ठीक ऊपर है। वहां से एक जलधारा का विकास हो रहा था जिसका क्या नाम था, अलकनंदा, और उसमें दाएं किनारे से 4 धाराएं आकर मिल रही थी। कौन कौन? धौली गंगा, नंदागिनी और पिंडार। तो अलकनंदा में जब धौली गंगा की जलधारा आकर मिल रही थी तो जिससे विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि नंदाकिनी की धारा आकर मिल रही थी तो नंद प्रयाग का, और पिंडार की धारा आकर मिली थी तो किसका निर्माण हुआ था, कर्ण प्रयाग का। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ गंगोत्री से एक जलधारा का विकास हो रहा था। गंगोत्री के गोमुख से जिस जलधारा का विकास हो रहा था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। और ये भागीरथी और इधर से जिस जलधारा का विकास हुआ था अलकनंदा, ये दोनों जलधाराएं आकर कहाँ पर मिली थी, देवप्रयाग में मिली थी। और यहीं से इन दोनों की संयुक्त जलधाराओं को गंगा के रूप में जाना जाता है। इससे पहले हम लोग और देखे थे कि इस भागीरथी और अलकनंदा के बीच एक जलधारा का विकास हो रहा था। केदारनाथ से जिस जलधारा का विकास हो रहा था उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और ये मंदाकिनी जो है रुद्र प्रयाग के पास आकर किससे मिल रही थी, अलकनंदा से। तो एग्जाम में इनसे अक्सर ये कुछ महत्वपूर्ण प्रयाग हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अगर पूछ दिया जाए कि देवप्रयाग और केदारनाथ के बीच किस जलधारा का विकास हुआ है या कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी है, मंदाकिनी। या रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा से आके मिलती है, तो कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी मिलती है। या तो प्रयाग दे के पूछ देगा या नदी दे के पूछ देगा कि अलकनंदा और धौली गंगा का जहाँ पे संगम होता है उसका क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। तो इस तरह से इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि ये जब भागीरथी और अलकनंदा की दोनों की संयुक्त जलधाराएं देवप्रयाग में मिली थी तो यहीं से एक जलधारा का विकास हुआ जिसका नाम क्या पड़ा था, गंगा। और गंगा नदी जब आगे ऋषिकेश होकर हरिद्वार पहुंचती है तो यहाँ से ये क्या होती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि यूपी के बिजनौर जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है और गढ़मुक्तेश्वर से उत्तर प्रदेश में इसकी क्या होती है, एंट्री होती है। उसके बाद जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं कि इसमें उत्तराखंड से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी, रामगंगा, जो आकर कन्नौज के पास किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। तो रामगंगा इसकी क्या है, पहली सहायक नदी है। रामगंगा जो है, अगर आप लोग इनके दाएं और बाएं को, गंगा नदी का दाएं और बाएं कौन होगा, मान लीजिए कोई जलधारा है और इसकी दिशा जो है, ये जलधारा और इसकी दिशा इस तरह है तो दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला भाग, और बायां ये वाला भाग होगा। ये क्या हो जाएगा, बायां, और ये क्या हो जाएगा, दायां। तो रामगंगा जो है दाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली क्या है, पहली नदी है। और इसी रामगंगा में नदी के किनारे क्या है, बिजनौर है। और वहीं पर बिजनौर में ही एक कालागढ़ डैम बनाया गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कालागढ़ डैम किस नदी पर है, रामगंगा नदी पर है, और कहाँ पर है, बिजनौर में है। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रयाग में एक नदी आकर मिलती है, कौन सी, यमुना नदी। और किस किनारे से आकर मिलती है, बाएं किनारे से मिलती है। तो हम लोग देखते हैं कि गंगा में मिलने वाली यमुना जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना नदी को हम लोग देखते हैं कि इन्हीं उत्तराखंड के ऊपर से ही बंदरपूछ हिमानी से यमुना नदी क्या होती है, निकलती है। और दिल्ली
मथुरा आगरा होते हुए कहाँ पहुंचती है? इटावा। दिल्ली मथुरा आगरा होते हुए कहाँ पहुंचती है? इटावा। और इटावा में इस यमुना नदी से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? चंबल। चंबल नदी कहाँ से निकल रही थी? जानपाव हिल्स से निकल रही थी। और इस चंबल नदी में भी कुछ नदियां आकर मिलती हैं। तो हम लोग देखे थे कि चंबल नदी में मुख्य नदी कौन सी आकर मिल रही थी? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी मिल रही थी। आप लोगों को पता होगा यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है और उज्जैन जो है इसी क्षिप्रा नदी के तट पर ही क्या है? स्थित है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबल की कुछ और सहायक नदियां हैं, उनको भी आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा। जैसे कौन कौन सी हैं? काली सिंध, काली सिंध, पार्वती, बनास, दूधी और भी नदियां, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य रूप से आप लोग ये याद रखिएगा कि यहाँ जानपाव हिल्स में जब माउंटेन्स पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि जानपाव हिल्स से कौन सी रिवर निकलती है? चंबल नदी निकलती है। इसके अलावा पिछले क्लास में मैं इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों को। तो हम लोग देखते हैं कि यमुना जैसे ही इटावा के पास पहुंचती है वहां पर इससे आके चंबल नदी मिलती है। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, बनास है, दूधी है। ये सब चंबल की ट्रिब्यूटरीज है और ये सब का जल संयुक्त रूप से किससे? इटावा के पास जाकर यमुना में मिल जाता है। उसके बाद जैसे इटावा से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमीरपुर पड़ता है और हमीरपुर के पास यमुना से एक और नदी आकर मिलती है जो रायसेन से निकलती है। वो कौन सी नदी है? बेतवा। और इस बेतवा नदी पर कुछ डैम बनाए गए हैं जिसको मैं आप लोगों को बताया था। कौन कौन से 2 डैम हैं? माता टीला और राजघाट। ये अक्सर यूपी स्पेशल के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यूपी स्पेशल में कौन कौन से बेतवा नदी पर डैम है? राजघाट और माता टीला, ये 2 डैम बनाए गए हैं। इसके अलावा जैसे ही हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो कैमूर पहाड़ी से एक और नदी निकलती है, केन, जो बांदा के पास यमुना से मिलती है। और इस तरह यमुना आगे बढ़ते हुए प्रयागराज के पास जाकर गंगा से क्या होती है? मिल जाती है। और यहीं पर एक और यमुना की सहायक नदी है जो टोन्स। टोन्स भी आकर क्या होती है? यमुना से मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यमुना क्या है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो यमुना की सहायक नदियों में मुख्य नदी कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, टोन्स और कौन सी हैं? गिरी, गिरी, असम, इनको नोट कर लीजिएगा। गिरी, असम, तो एक किसकी सहायक नदी है? गिरी और असम। गिरी और असम यमुना की सहायक नदियां। और कौन कौन सी? चंबल, केन, बेतवा, यही अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। इसके अलावा चंबल नदी पे कौन कौन से डैम है मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं। अब हम लोग जैसे ही प्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो प्रयाग से आगे बढ़ते हुए तो वाराणसी पड़ता है। वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर है। उसके बाद वाराणसी से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो गाजीपुर है। गाजीपुर में एक जगह है कैथी। कैथी में एक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी है वो? गोमती नदी। गोमती नदी आप लोग देखेंगे तो पीलीभीत जिला जो है वहां पर एक झील है, फुल्लहर झील। फुल्लहर झील तो कभी कभी इस तरह भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जिसका ओरिजिन जो है स्थल भाग है। तो कौन सी सहायक नदी है? गोमती नदी ही है। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के फुल्लहर झील से गोमती नदी निकलती है और गाजीपुर के पास आकर क्या होती है? गंगा से मिल जाती है। और इसी गोमती नदी पर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ स्थित है। उसके बाद जैसे ही हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि छपरा बिहार में उसके बाद गंगा प्रवेश कर जाती है और छपरा में इससे एक और प्रमुख सहायक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी है? घाघरा।
तो घाघरा नदी जो है कहाँ से आती है? नेपाल से। घाघरा नदी का ओरिजिन जो है नेपाल में है। तो घाघरा नदी नेपाल से निकलती है और छपरा के पास आकर क्या करती है? गंगा से मिल जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस घाघरा नदी में भी कुछ नदियां आकर मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शारदा नदी है। तो ये शारदा नदी आप लोग देखेंगे नेपाल के पास अभी विवाद भी चल रहा है हम लोगों का। वो विवाद कौन सा है? काला पानी विवाद। तो उसी काला पानी वाले एरिया से शारदा नदी जो है निकलती है। इसका एक और नाम क्या है? काली नाम है। तो ये शारदा नदी काली नाम से निकलती है और किसमें आकर मिल जाती है? घाघरा में। और इधर से राप्ती नदी निकलती है और राप्ती भी आकर किससे मिल जाती है? घाघरा में। और आप लोग जानते होंगे जो हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका एक गोरखपुर क्षेत्र भी है। तो जो राप्ती नदी है उसी के नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर स्थित है। उसके बाद जैसे ही हम लोग कुछ और नीचे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक नदी और आकर घाघरा में मिलती है। और कौन सी नदी है? सरयू नदी। और इसी सरयू नदी के तट पर राम जन्मभूमि अयोध्या भी स्थित है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सरयू, राप्ती, शारदा ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? घाघरा। और इन सब का संयुक्त रूप से जल आकर छपरा के पास क्या होता है? गंगा में मिल जाता है। उसके बाद इसमें अगर आप लोग और देखेंगे तो और छोटी छोटी सहायक ट्रिब्यूटरीज हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पटना पहुंचते हैं और पटना के पास हम लोग देखते हैं कि दक्षिण से प्रवाहित होकर एक नदी आती है जो पटना के पास इससे मिलती है गंगा से। वो कौन सी नदी है? सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक एक प्लेस है। इस अमरकंटक से क्या होती है? 3 नदियां निकलती हैं मुख्य रूप से और 3 दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सोन नदी है अमरकंटक से निकलती है और क्या होती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पटना के पास आकर क्या होती है? गंगा से मिल जाती है। इसी सोन की एक सहायक नदी है रिहंद। आप लोग देखेंगे इसी रिहंद नदी पर ही कौन सा बांध बनाया गया है? सोनभद्र में रिहंद बांध बनाया गया है। इस अमरकंटक से सोन नदी निकली और कहां पर? पटना के पास जाकर गंगा से मिल गई। इस अमरकंटक से भी एक और नदी निकलती है, नर्मदा। देखिए ये जो सोन नदी निकली है उत्तर की तरफ प्रवाहित हुई और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर क्या होती है? दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। और ये कहां पर जाकर गिरती है? आप लोगों को मैं बताया था। बताइए कहां पर गिरती है? अरेबियन सी में जाकर गिरती है, 2 भ्रंश घाटियों के बीच बहती हुई। उसके बाद जैसे ही हम लोग पटना से आगे बढ़ते हैं तो पटना से आगे आप लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक प्लेस है सोनपुर। कौन सा प्लेस है? सोनपुर। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे किस लिए प्रसिद्ध है? पशु मेला के लिए। यहाँ पे क्या लगता है? पशु मेला लगता है। तो हम लोग देखते हैं इस सोनपुर के पास इससे एक और नदी आकर मिलती है। वो कौन सी नदी है? गंडक। कौन सी नदी निकलती है? ये भी नेपाल से ही निकलती है। गंडक नदी कहां से निकली? नेपाल से निकली और सोनपुर के पास आकर गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। इस गंडक नदी को नेपाल में नारायणी भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जब आर्यों का विस्तार हुआ, जिसका उल्लेख कहाँ पे है? शतपथ ब्राह्मण में है। तो उसमें बताया गया कि उनका विस्तार कहाँ तक हुआ था? इसी गंडक नदी तक हुआ था, जिसको उस समय क्या बोला जाता था? सदा नीरा भी बोला जाता था। उसके बाद हम लोग जैसे ही सोनपुर से आगे बढ़ते हैं, सोनपुर से आगे बढ़ने के बाद एक और, तो जैसे ही सोनपुर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सोनपुर से जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इसमें एक और जलधारा आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? कोसी। तो हम लोग देखते हैं नेपाल में एक प्लेस है गोसाई धाम। क्या है? गोसाई धाम है। गोसाई धाम ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से 7 जलधाराओं के रूप में 7 जलधाराओं के रूप में
एक नदी का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्तकोशी कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तकोशी कहते हैं। और ये 7 जलधाराएं एक जलधारा के रूप में क्या होती है, आगे बढ़ती है। और एक जलधारा के रूप में आगे बढ़कर क्या होती है, आकर गंगा से मिल जाती है। और गंगा से कहाँ पर मिलती है, लगभग भागलपुर के आसपास। कहाँ पर मिलती है, भागलपुर के पास। तो हम लोग देखते हैं कि गोसाई धाम, नेपाल में गोसाई धाम ग्लेशियर से 7 जलधाराओं के रूप में कोसी नदी का विकास होता है। इन 7 का चाहे तो आप लोग नाम लिख सकते हैं, हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या है, मिलामची, भोटिया, सप्तकोशी, टांबा, लिखू, दुग्ध और तांबू। तो ये 7 जलधाराएं जो हैं इनका निर्माण होता है। इन 7 जलधाराओं से किसका निर्माण होता है, कोसी का। और इस कोसी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, अरुण के नाम से जाना जाता है। और ये कोसी जो है भागलपुर के पास आकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। और आप लोग जानते होंगे कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या किस लिए प्रसिद्ध है, अपनी दिशा बदलने के लिए। कोसी नदी कभी यहाँ से प्रवाहित होगी तो दिशा इसकी बदल के यहाँ पर हो जाएगी, फिर यहाँ पर हो जाएगी। तो ये दिशा अपनी अक्सर बदलती रहती है, जिसके कारण बिहार में क्या होती है, भयंकर बाढ़ें आती हैं। इसी कारण कोसी नदी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। कोसी नदी से अभी तक यही एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी कहाँ से निकल रही है, गोसाई धाम से निकल रही है 7 जलधाराओं के रूप में। और आकर कहाँ पर, भागलपुर के पास आकर क्या होती है, गंगा से मिल जाती है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जैसे ही और गंगा नदी आगे बढ़ती है, भागलपुर से जैसे ही आगे बढ़ती है, तो भागलपुर से जब आगे बढ़ती है तो झारखंड थोड़ा सा पड़ता है। तो झारखंड होते हुए फिर ये कहाँ प्रवेश कर जाती है, झारखंड से आगे बढ़ने के बाद ये पश्चिम बंगाल में इसकी एंट्री होती है। तो पश्चिम बंगाल में जैसे ही ये प्रवेश करती है तो इसकी जो जलधारा है पश्चिम बंगाल में, इसकी जो संयुक्त एक जलधारा थी, ये 2 जलधाराओं में बढ़ जाती है। एक क्या होती है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, और दूसरी जलधारा जो है आगे की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी जलधारा जो आगे की तरफ बढ़ जाती है, किस नाम से आगे बढ़ती है, भागीरथी के नाम से। किस नाम से आगे बढ़ती है, भागीरथी से। इस भागीरथी में और उस भागीरथी में अंतर है, ये बस कुछ क्षेत्र में ही इसका नाम क्या पड़ता है, भागीरथी। और इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को हुआ था, वो इसी भागीरथी नदी के तट पर ही हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की जो धारा है वो 2 धाराओं में बढ़ गई। देखिए, इसको वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। ये सहायक नदी नहीं है, गंगा की जलधारा ही क्या, और ये 2 धाराओं में बढ़ जा रही है। सहायक क्या होती है, एक दूसरी जलधारा आकर मिलती है, उसको सहायिका कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या नाम पड़ता है, हुगली। जो दक्षिण की तरफ गंगा की जलधारा पश्चिम बंगाल में मुड़ जाती है, उसको क्या बोला जाता है, हुगली बोला जाता है। और जो सीधे आगे निकल जाती है भागीरथी नाम से, उसको क्या बोला जाता है, भागीरथी बोला जाता है। और कुछ दूर बाद आगे जाकर उसे गंगा ही कहा जाने लगता है। और यही जलधारा जो है आगे जाकर क्या होती है, पद्मा नाम से पश्चिम बंगाल में क्या करती है, प्रवेश करती है। किस नाम से, पद्मा नाम से। पद्मा नाम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और इसी पद्मा में कौन सी शाखा आके मिलती है, जमुना। कौन सी शाखा आके मिल रही है, जमुना, जो ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। ये जमुना शाखा और ये पद्मा शाखा दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानी जाती हैं, मेघना नाम से।
और यही क्या करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। किस डेल्टा का, सुंदरवन डेल्टा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस भागीरथी में, मतलब गंगा नदी की जो मुख्य जलधारा आगे बढ़ती है, इसमें एक और नदी आकर मिलती है। वो कौन सी है, महानंदा नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिली, महानंदा नदी की जलधारा आकर मिलती है। और ये जो महानंदा नदी है, ये गंगा की क्या है, सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है। कौन सी, महानंदा। ये बाएं किनारे से, ये क्या है, बाएं किनारा है ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग दायां किनारा है। तो बाएं किनारे से मिलने वाली सबसे क्या है, अंतिम सहायक नदी है। ये महानंदा जो है बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये सिक्किम वाले एरिया से क्या होती है, निकलती है, दार्जिलिंग पहाड़ी से। ऐसा माना जाता है कि दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। और गोदारी घाट एक प्लेस है, वहां पर आकर क्या होती है, गंगा से मिल जाती है। आप लोग बस इतना याद रखिएगा खासकर कि गंगा की बाएं किनारे से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है, महानंदा है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हुगली। तो यहाँ से हम लोग देखें कि पश्चिम बंगाल में जो गंगा की मुख्य जलधारा थी वो दो भागों में बढ़ गई, एक भागीरथी के रूप में और दूसरा हुगली के रूप में। तो हुगली के तट पर ही आप लोग देखेंगे हम लोगों का महत्वपूर्ण एक शहर स्थित है। कौन सा है, कलकत्ता, कोलकाता या कलकत्ता। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता किस नदी के तट पर है, हुगली नदी के तट पर है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे इसी नदी पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है। कौन सा ब्रिज है, हावड़ा। कौन सा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज। इसके अलावा हुगली नदी के ही मुहाने पर एक पोर्ट भी स्थित है। कौन सा है, हल्दिया बंदरगाह। इसके अलावा हुगली नदी जैसे ही जहां पर बे ऑफ बंगाल में मिलती है, जब मैं आप लोगों को भारत के द्वीप पढ़ा रहा था तो यहाँ पर एक द्वीप भी था। कौन सा द्वीप है, सागर द्वीप। कौन सा द्वीप है, गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप का क्या करती है, निर्माण भी करती है। या गंगा सागर द्वीप किसके मुहाने पर है, हुगली के मुहाने पर है। तो हम लोग क्या क्या अभी तक देखे कि हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज है, कलकत्ता शहर है, हल्दिया बंदरगाह है। इसके अलावा हुगली के मुहाने पर गंगा सागर द्वीप है। और इसी हुगली में एक और नदी आकर मिलती है, इसी हुगली में एक और नदी आकर मिलती है। कौन सी, दामोदर। कौन सी नदी आकर मिलती है, दामोदर नदी आकर मिलती है। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटूज से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसके अलावा अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि गंगा नदी से कौन कौन से हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इतना पढ़ने का क्या मतलब निकलेगा जब आप लोग क्वेश्चन ही टिक नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा की कौन सी शाखा जो है, या ब्रह्मपुत्र की कौन सी शाखा या गंगा की कौन सी शाखा मिलकर क्या करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र की जमुना शाखाएं जब दोनों मिलती हैं, मतलब यहाँ पे देखिए पद्मा प्लस मेघना, पद्मा प्लस जमुना, पद्मा प्लस जमुना इक्वल टू किसका निर्माण हो रहा है, मेघना का निर्माण हो रहा है। ये कौन सी है, गंगा, और ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। तो गंगा की पद्मा और ब्रह्मपुत्र की जमुना शाखा मिलकर मेघना बन जाती हैं और ये क्या करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका अधिकांश भाग कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। इतनी सारी जानकारी किसके बारे में थी, गंगा नदी तंत्र की थी। इससे अधिक एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और
प्रश्न भी लगा लीजिएगा। जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।